हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और पिछले वीडियोस में मैंने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का। देखिए, हम लोग का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और मैंने इसके पूरा एक मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसे मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने उसके कला, व्यापार, सब सारी चीज़ों के बारे में बताया है। 2-3 पार्ट में है, तो वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा ये यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है, अगर उसका पूरा आंसर्स के साथ दिया हुआ है तो ये भी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ, जो कि उसके गुरु भी थे और बाद में मंत्री परिषद में भी शामिल थे, मंत्रिमंडल में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर, नहीं, कौटिल्य ने ही इन्हें मतलब राजविद्या दी थी। और उसके बाद इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? विशाख दत्त, ठीक है। ये भी मैंने बताया है। और देखिए, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है, ठीक है। तो देवानाम प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक का नाम है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम है? मौर्य सम्राट अशोक का। अब आगे देखिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मैंने अभी बताया, जैसे देखिए, अभी मैंने बताया कि कौटिल्य की सहायता से ही नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाद में, पहले तो वो गुरु थे कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और बाद में फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म को, ठीक है। अब आगे देखिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। अब देखिए, सांची किस कला और मूर्ति कला के निरूपण करता है? बौद्ध, ठीक है। तो सांची का जो महास्तूप है वो अशोक के द्वारा ही बनवाया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, महास्तूप, सांची का जो महास्तूप है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, महास्तूप किसके द्वारा बनाया हुआ है? तो वो बनवाया हुआ है, सांची का महास्तूप अशोक के द्वारा बनवाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था, ठीक है। अब देखिए आगे, अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग की विजय की थी? ठीक है। तो ये जब मैंने आपको मौर्य साम्राज्य बताया है, तो उसमें भी बताया है 8वें वर्ष में, अपने शासन के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पे आक्रमण किया था, ठीक है। कलिंग विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा क्या थी? अफगानिस्तान, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया है कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, और मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने तो साम्राज्य का विस्तार किया ही था, लेकिन जब अशोक, बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार नहीं किया था, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसी को अपने साम्राज्य के अंदर रखा था। लेकिन जब वो तक्षशिला में विद्रोह हो रहे थे, तो
बिंदुसार ने अशोक को भेजा था और अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को शांत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तभी से अशोक को मतलब अशोक की पहचान एक अच्छे शासक के रूप में, शक्तिशाली शासक के रूप में हो गई थी। ठीक है, तो उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है उसको भी अपने साम्राज्य में, अशोक क्योंकि तक्षशिला अपने साम्राज्य में कर लिया था, तो उसने फिर बाद में अपने साम्राज्य में भी उसको मिला लिया था। तो मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, क्योंकि आप जब देखेंगे भारत का जो मैप है तो पश्चिमी सीमा यहाँ पे, और प्राचीन भारत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो दोनों ही भारत के मैप में सम्मिलित है। ठीक है, तो पश्चिमी सीमा कहाँ तक था, ये अफगानिस्तान तक था। ठीक है, अब देखिए आगे, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें, गिरनार अभिलेख में। ठीक है, ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख भी बोला जाता है। ठीक है, तो गिरनार अभिलेख में ही सुदर्शन झील का सर्वप्रथम, कि सुदर्शन झील से 4 शासकों का नाम मिलता है। सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, पहला तो ये है, और फिर उसने अशोक का नाम भी मिलता है, फिर रुद्रदामन का नाम मिलता है, फिर स्कंदगुप्त का मिलता है। ठीक है, तो सुदर्शन झील में, क्योंकि इन्होंने अपने अपने शासनकाल में जिसके भी साम्राज्य में जूनागढ़ जैसे आता चला गया, वो सुदर्शन झील पे विशेष ध्यान देते रह गया और उसके पुनरुद्धार करते चले गए। ठीक है, तो गिरनार के जो अभिलेख है उसमें सुदर्शन झील के बारे में 4 शासकों के नाम मिलते हैं। 4 शासक कौन कौन से हैं, 4 शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था, उसके बाद अशोक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, फिर उसके बाद रुद्रदामन का आता है और उसके बाद फिर स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था, पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त। और ये सौराष्ट्र मतलब जूनागढ़ का जो सुदर्शन झील का निर्माण है उस समय ये पुष्यगुप्त ही था। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किससे संबंधित है, कृषि से। मेगस्थनीज ने किस नगर का वर्णन किया है, पाटलिपुत्र का। ठीक है, मेगस्थनीज ने किस नगर का वर्णन किया है, पाटलिपुत्र का। उसने पाटलिपुत्र के बारे में मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक है, इंडिका, तो इंडिका में ही उसने पाटलिपुत्र के बताया है। और पाटलिपुत्र को एक बहुत ही भव्य नगर के रूप में उसने अपने इंडिका में, मेगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को एक भव्य नगर के रूप में बताया है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में किस अधिकारी को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था, समाहर्ता। ठीक है, तो कर वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता है, समाहर्ता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो 13वें अभिलेख में। ठीक है, 13वें अभिलेख में। चाणक्य कौन थे, अब देखिए चाणक्य के बारे में जैसे मैंने देखिए चाणक्य बचपन का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता था, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, और इनके पिता चणक थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है और इसका उपनाम कौटिल्य था, क्योंकि लोक प्रशासन के प्रथम प्रमाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र जो कि 15 अभिकरणों खंडों में विभाजित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है, 15 खंडों में विभाजित है। ठीक है, अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभाजित है। तो अब देखिए इसमें 7 अंग अर्थशास्त्र के बारे में, जब मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया तो उसमें मैंने बताया कि राज्य के जो 7 अंग होते हैं कौन कौन से, राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। तो ये हमें वर्णन 7 जिसे सप्त सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सप्त सिद्धांत का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में चाणक्य या विष्णुगुप्त भी देता है, तो ये तीनों ही इनका ही नाम है, चाणक्य का। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विजर्ष कहा गया है। ठीक है, अब देखिए कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये चाणक्य के बारे में बताया हुआ था। अब आगे सम्राट अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं,
तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ है? शासन के 8वें वर्ष में, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, बौद्ध धर्म का ग्रहण 9वें वर्ष में, बोधि यात्रा 10वें वर्ष में, लुम्बिनी यात्रा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ठीक है। आप देखिए किस क्लासिकल लेखक ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो ये किसने कहा था? प्लूटार्क ने कहा था, ठीक है। अब देखिए आगे इसका आंसर, कलिंग के युद्ध किसके जीवन को परिवर्तित किया? अशोक के, ठीक है। क्योंकि अशोक ने जब कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से, ठीक है। और कलिंग के युद्ध से किसने जीवन को परिवर्तित किया? यानी कि कलिंग का युद्ध जब अशोक ने किया तो लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग को इसने गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी कि जीवन का परिवर्तित कर दिया था। और अशोक को बौद्ध धर्म की को किसने ग्रहण करवाया था? तो मुगालिपुत्र तिस ने, ठीक है। मुगालिपुत्र तिस ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। अशोक को बौद्ध धर्म किसने दीक्षा दी थी अशोक को? तो वो मुगालिपुत्र तिस थे। यह कथन किसका है कि राज्य एक पहिए पे नहीं चल सकता? ये चाणक्य ने कहा था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अशोक का द्वादश शिलालेख का आदर्श है धार्मिक उदारता सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो अशोक के 13 शिलालेखों के बारे में, जो भी मतलब 13 शिलालेखों के अंश मिले हैं उसके बारे में मैंने मौर्य साम्राज्य जब बताया है तो उसमें पूरे सारे कहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए हैं ये सारा ही मैंने बताया। तो 12वें शिलालेख यानी द्वादश शिलालेख में धार्मिक उदारता तथा सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की बात की गई है, ठीक है। फिर अगला देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या होता है? रंगमंच का प्रबंधन, ठीक है। रंगमंच का प्रबंधक जो होता है वो रूपदर्शक कहलाता है। आगे देखिए, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है। ये मैंने ऊपर भी बताया था कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। अब आगे देखिए, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। सांची का स्तूप निर्मित हुआ है मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सेल्यूकस को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस, देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है और सेल्यूकस जो है वो सिकंदर के साथ ही आया था, क्योंकि सिकंदर हम लोग जानते हैं कि वो ब्यास नदी तक ही था, ठीक है। ब्यास नदी को वो पार करके भारत के अंदर तक नहीं आ पाया था, लेकिन जो सेल्यूकस है वो फिर आया और उस समय जब सेल्यूकस आया सिकंदर के साथ भी आया था। तो जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसका प्रथम जो युद्ध था वो किसके साथ हुआ? सेल्यूकस के साथ। और बाद में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में संधि हो जाती है, ठीक है, जिसे प्रथम अंतर्देशीय संधि कहा जाता है, ठीक है। और इसी संधि में कुछ बातें मतलब हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 5000 हाथी दिए। फिर सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने अपने साम्राज्य के कुछ भाग भी दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि हो जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त जीत जाता है उसके बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि हो जाती है, जिसे प्रथम अंतर्देशीय संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में मैंने मौर्य साम्राज्य का जो वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ बताया है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार के लिए किसको भेजा था? संघमित्रा, ठीक है। तो संघमित्रा और महेंद्र अशोक के पुत्र और पुत्री थी, ठीक है। तो संघमित्रा पुत्री थी और महेंद्र पुत्र थे और इन दोनों को ही विदेशों में यानी श्रीलंका में भेजा था, श्रीलंका में प्रचार के लिए बौद्ध धर्म का भेजा था, ठीक है। अब आगे देखिए,
सिकंदर ने पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो हाइडेस्पीस कहा जाता है। यहाँ पे ह है, यहाँ पे आ की भी मात्रा आएगी। देखिए यहाँ पे हाइडेस्पीस कहा जाता है। हाइडेस्पीस यानी झेलम, क्योंकि झेलम नदी के किनारे पे यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे हाइडेस्पीस या झेलम युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं गिरनार में। ठीक है, 14 शिलालेख कहाँ पे पाया गया है? अशोक के गिरनार में। ठीक है, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है। अब देखिए मौर्य काल में वन अधीक्षक था। वन अधीक्षक को क्या कहा जाता है? आटविक। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मौर्य काल में वन अधीक्षक कौन था? आटविक कहलाता था। मौर्य कालीन सिक्के किस प्रकार के हैं? तांबे के ग्रीक सिक्के। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 वर्ष में। ठीक है, अब देखिए मौर्य, क्योंकि 269 में कलिंग की राज्यरोहण हुई थी। ठीक है, 269 में, तो और तो 261 में, क्योंकि अपने शासन के 8वें वर्ष में उसने युद्ध किया था कलिंग का। अब देखिए सम्राट अशोक के विभिन्न नाम और उपाधियां। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अशोक व्यक्तिगत नाम और किस किस में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट, यानी किस अभिलेख में मिलता है। जैसे देखिए अशोक का व्यक्तिगत नाम है ये, और उल्लेख किस में है? मास्की, गुर्जरा और नेतुर। ठीक है, और उड़े गोलम अभिलेख में, ये इंपॉर्टेंट है। देवा नाम प्रिय राजकीय उपाधि है। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम है। मगध का राजा उल्लेख कहाँ? भाब्रू अभिलेख में मिलता है। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में है। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख में ही देखिए गिरनार अभिलेख जो पीछे मैंने बताया है, उसी को जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख में ही पहली बार अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का दोनों का नाम साथ में मिलता है। ठीक है, अशोक वर्धन पुराणों में उल्लेख है। अब आगे देखिए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। ठीक है, तो श्रीनगर यानी कश्मीर का जो पार्ट था उस पे भी ये अशोक का साम्राज्य वहां तक विस्तार था उत्तर का, तो कश्मीर तक इसका, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, उत्तर में कश्मीर तक था। तो कश्मीर में जो श्रीनगर की स्थापना वो मौर्य शासक अशोक ने ही की थी, और बाद में अशोक की मृत्यु के बाद जो श्रीनगर यानी कश्मीर का जो पार्ट है वो स्वतंत्र हो जाता है, और इसी का पौत्र, अशोक का पौत्र जालौक वहां का शासक बन जाता है। ठीक है, अब देखिए किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, देखिए ये यूपी लोअर प्री 2002 का क्वेश्चन है। देखिए जब हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से सबसे पहले अगर कोई मतलब एक साम्राज्य के रूप में या मगध साम्राज्य आया। ठीक है, मगध का उत्कर्ष हुआ, और मैंने ये मगध का उत्कर्ष के कारण भी बताए हैं कि वो 16 महाजनपदों में से मगध ही क्यों आया। तो ये मैंने मगध का उत्कर्ष एक मेरा टॉपिक है, वीडियो बनाया मैंने, उस पे आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो मगध आया, और मगध के बाद छोटे छोटे राजवंश आए, और उसके बाद जो भारतीय साम्राज्य के रूप में जो स्थापित किया गया वो मौर्य साम्राज्य था, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, अब देखिए सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कौन थी? कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। ठीक है, मागधी। आगे बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में, क्योंकि देखिए जब मैंने आपको मौर्य समाज बताया है उसमें बताया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र
शास्त्र में 4 प्रकार के समाज बताए हैं मौर्य समाज में, लेकिन जो ये मेगस्थनीज है वो 7 प्रकार का बताता है। तो कौटिल्य ने जो बताया है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, लेकिन मेगस्थनीज ने उससे जैसे कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, ये सारों मतलब जो सारे होते जो उन सबको मिलाकर 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, अब देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला है? तो अर्थशास्त्र प्रथम राजनैतिक ग्रंथ है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस पे प्रकाश डाला है? राजनैतिक नीतियों पे। देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्यतः महल बना था लकड़ी का, और ये किसने ढूंढा है? स्पूनर ने ढूंढा है। ठीक है, ये भी मैंने बताया है उसमें, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त है उसका महल किसने ढूंढा है? ये स्पूनर ने ढूंढा है, और किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का। ठीक है, अब आगे देखिए कि बराबर यानी गया जिले में जो बराबर की पहाड़ियां हैं का गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। ठीक है, आजीवकों के लिए बराबर की गुफाओं पे अशोक ने और उसके जो पौत्र था दशरथ। ठीक है, तो दशरथ ने भी कुछ गुफाएं दान की थी वहां पे बराबर की गुफाओं पे, बराबर की नहीं, नागार्जुन गुफाओं पे। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों पे यानी बराबर की गुफाओं पे तो अशोक ने दान किया था, लेकिन दशरथ ने जो कि अशोक का पौत्र था उसने नागार्जुनी पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियों के पास में ही नागार्जुनी पहाड़ी है, उस पे उसने आजीवकों के लिए ही दान किया था आश्रय गृह। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने वैसे मौर्य साम्राज्य जब बताया है तो भी बताया, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए शिलालेख और वर्णित विषय। देखिए पहला शिलालेख में क्या है? उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या वर्जित थी, और राजकीय रसोई में 2 मोर 1 हिरण का वध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर आगे है दूसरा शिलालेख में क्या है कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं श्रीलंका की भूमि का वर्णन मिलता है, और पशु एवं मानव चिकित्सीय सुविधा का वर्णन मिलता है। तो जो चोल, पांड्य, चेर, केरल पुत्र, सत्यपुत्र ये सारे हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके नाम के साथ अशोक के नाम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, केरल पुत्र का वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है? तो अशोक के दूसरा शिलालेख में। ठीक है, अब देखिए तीसरा शिलालेख क्या है? युक्त को, प्रादेशिक को, रज्जुको होगा यहाँ पे। ठीक है, रज्जुको को 5 वर्ष के अंतराल से साम्राज्य के सभी भागों में भ्रमण करने का आदेश उल्लेखित है। यह तीसरा शिलालेख में है। चौथे शिलालेख में वर्णन मिलता है, चौथे शिलालेख में है वर्णन है कि धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था, सम्मान और अन्य सिद्धांतों का वर्णन करना चाहिए, मतलब वर्णन उसका प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है 5वें शिलालेख में धम्म महामातों की नियुक्ति, 6ठे शिलालेख में सशक्त प्रशासनिक अवस्था और आत्मनियंत्रण का उल्लेख मिलता है। फिर 7वें शिलालेख, जैसे मैंने बताया कि 13 शिलालेखों का वर्णन है। ठीक है, तो ये 14 जगह से प्राप्त हुआ है और सिर्फ 13 शिलालेख ही मिलते हैं। धौली और जौगढ़ जो है उसको पृथक शिलालेख मिला जाता है। धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है और इन दोनों पे कोई शिलालेख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो 14 जगह शिलालेख मिलते हैं, लेकिन उसमें फिलहाल 14 में से सिर्फ 13 में ही मिलते हैं, और जौगढ़ और धौली जो शिलालेख है उसको पृथक शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 7वां शिलालेख में क्या है? मानव समुदायों के मध्य अस्तित्व, आत्मसंयम एवं शुद्धता का उल्लेख है, और यह अभिलेख सर्वाधिक लंबा है। ठीक है, अब आगे देखिए 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख में क्या है? अशोक के द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं के संबंध में वर्णन मिलता है। 9वां शिलालेख क्या है? अनावश्यक गतिविधियों पर रोककर धम्म विषयक गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख है। ठीक है, और ये देखिए, ये मैं इसलिए इसको
पूरा मतलब नहीं बता रही, क्योंकि ये मैंने आपको जब मौर्य साम्राज्य का बताया है तो उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, ठीक है। इसमें मैं ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 10वां शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें, ठीक है। 11वां शिलालेख में अशोक ने बोला है कि धर्म की शिक्षा, धर्म की प्रशंसा, धर्म के सहयोग प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। 12वां शिलालेख में क्या मिलता है, धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। और ये देखिए यूपी लोअर प्री 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सिर्फ यूपी का ही यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और 12वां 13वां शिलालेख, दूसरा शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 13वां शिलालेख देखिए क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन, धम्म विजय का उल्लेख मिलता है, इसी में यवन, गांधार और कंबोज का उल्लेख मिलता है। 14वां शिलालेख क्या है, इस अभिलेख में अशोक ने पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति की है, सॉरी, ठीक है, ये पुनरावृत्ति की है। अब आगे देखिए, आगे है अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदर्थ। देखिए यहाँ पे कुछ ये नहीं लिखा हुआ है कि एग्जाम में आया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का क्या है, यह एक आपात कर है, ठीक है। आपात कर को प्रणय कर कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे है अशोक के शिलालेखों की जानकारी मिलती है, उसके साम्राज्य विस्तार, अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है, उसके साम्राज्य विस्तार, प्रशासकीय नीति और धार्मिक विचार, ठीक है। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे, तो भद्रबाहु। और इसकी मैंने पूरी मतलब डिटेल बताई है, कहानी बताई है, वो जैन धर्म में भी बताई है मैंने, और उसके बाद फिर मैंने मौर्य साम्राज्य बताया है, तो उसमें भी बताया कि आप चंद्रगुप्त अपने शासन के अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ चला जाता है श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटका में है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो वहां पे वो चला जाता है और अंत में वो वहां पे अपनी प्राण त्याग देता है, ठीक है। अब देखिए आगे, समाहर्ता कौन था, राजस्व का प्रमुख अधिकारी, ठीक है। और अशोक के स्तंभों के सुंदर नमूने देखे जा सकते हैं किसमें, सारनाथ में, ठीक है। मौर्य ने किस राज्य पर शासन किया, मगध। धम्म किस भाषा का शब्द है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृत और प्राकृत बौद्ध धर्म का भाषा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य। आगे देखते हैं, अशोक के काल में बौद्ध धर्म की तृतीय सभा कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। तृतीय सभा बौद्ध धर्म की कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे देखिए, अशोक के काल में बौद्ध धर्म की तृतीय सभा पाटलिपुत्र में। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का शासक था, मिस्र का। और ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न पूछा हुआ है। अब आगे देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों के वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो शिलालेख 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये भी सेल्यूकस की एक संधि का ही पार्ट है कि उसने एक राजदूत भेजा था मेगास्थनीज को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, 305 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, मेगास्थनीज। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुण पुरुष, ठीक है। तो मौर्य काल में 3 तरह के गुप्तचर थे, और ये मैंने मौर्य साम्राज्य में जब बताया है उसमें भी मैंने बताया है, ठीक है। अब देखिए, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था, मिस्र का। किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। आगे देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित
अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रथम राजनैतिक ग्रंथ है, ठीक है। 15 भाग है इसके, यानी अधिकरण है, और उसके बाद इसमें सप्त सिद्धांत का वर्णन मिलता है, और ये तीनों ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, अब अशोक के जो शिलालेख है उस संगम राज्य के बारे में हमें कहा जाता है, ये जो केरलपुर सत्यपुत्र केरलपुत्र का पांडचेर आदि का वर्णन मिलता है, वो क्या है, वो संगम राज्य के ही बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दूसरा एवं 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। अशोक ने 261 में कलिंग जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। जैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है। ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको। अशोक के मानसेहरा यानी पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ? खरोष्ठी। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम, और ये मैंने जब आपको मौर्य साम्राज्य बताया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, फिर भी यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं? सैंड्रोकोटस, इस शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो, मरियन एवं जस्टिन ने किया था, ठीक है। और एंड्रोकोटस, इस नाम का प्रयोग किसने किया था? एपियानस और प्लूटार्क ने किया था। और सैंड्रोकोप्टस, इसका प्रयोग निरियाकस ने किया था, ठीक है। इसका प्रयोग किसने किया था? निरियाकस ने किया था। और 28 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है कि 1793 को सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। और ये देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए ऊपर वाले प्रश्न जब ये आए थे तो पूछा नहीं हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उस पे 4 शासकों के जुड़े होने का पता चलता है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण ही चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके बाद आते अशोक, फिर आते रुद्रदामन, और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त का। क्योंकि देखिए जब तक किसी के क्षेत्र में कोई साम्राज्य नहीं रहेगा तब तक वहां का कोई पुनरुद्धार या कुछ भी नहीं करवा सकता है। तो इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त के प्रभाव में पश्चिम भारत तक फैला हुआ क्षेत्र था, ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ लेख, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल की शिक्षा के सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ठीक है। विशाखदत्त की कौन सी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है? मुद्रा राक्षस। और ये इंपॉर्टेंट है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका में ही पाटलिपुत्र को एक भव्य नगर बताया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत, ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? कालसी में, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने। सांची का स्तूप यहाँ पे है लेकिन उसको अब बोला जाता है महास्तूप, ठीक है। तो सांची का महास्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार। और ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता है राजकीय भूमि से प्राप्त है। और मैंने आपको बहुत सारे कर के बारे में बताया, और जो
उसे भी सीता आय या सीता कर कहा जाता था। ठीक है, ये प्राप्त आय है, ये सीता भूमि भी होता है और सीता कर भी होता है। ठीक है, अशोक के 5 प्रांत कौन कौन से हैं? उत्तरापथ, कलिंग, प्राच्य, पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र, तोसली, अवंती, उज्जैनी राजधानी, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। तो ये देखिए बिहार पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में वर्णित अशोक के 18 तीर्थ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, नीट, जेआरएफ, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, मंत्री तथा पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सनिधाता राजकीय कोषाधिकारी, सेनापति युवराज राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, और प्रदेष्टा, जैसे देखिए मैंने ये यहाँ पे जो बताया आपको, ये जो बताया मैंने उत्तरापथ, अशोक के जो 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, कलिंग, प्राच्य, अवंती, दक्षिणापथ, ये सारे में युवराज ही, मतलब कि कुमार यानी कि राजा के जो पुत्र होते थे वही शासन करते थे, और पुत्र न होने के, मतलब जब कहीं पुत्र नहीं शासन करते थे तब राजा का कोई मंत्री करता था। ठीक है, तो इसमें अशोक के ये 5 प्रांतों में जो युवराज के शासन करते थे उसी के बारे में यहाँ पे देखिए, ये है युवराज क्या होता है? राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक, कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल सैन्य सामग्री जुटाने वाला प्रधान अधिकारी, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, नागरिक या पौर नगर का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, जैसे अभी भी महापौर कहा जाता है तो ये वही है, नगर का प्रमुख अधिकारी, अभी भी उन्हें महापौर कहा जाता है। ठीक है, प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। ठीक है, द्वारिका राजमहलों की देखरेख करने वाले प्रधान अधिकारी। ठीक है, जिसे द्वारपाल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये मौर्य समाज की जो भाषा है, मौर्य साम्राज्य की जो भाषा है उसके में देखेंगे हम लोग अंतर्वेशिक, सम्राट के अंगरक्षक, सेना का अधिकारी, आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्य ने जल संसाधन विकास पर प्राप्त धन दिया? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। ठीक है, और विष्टि का तात्पर्य होता है बिना भुगतान के कार्रवाई की गई भूमि। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। किस शासक ने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन हुआ है अर्थशास्त्र में। ठीक है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, और अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। कौटिल्य ने किस वर्ण के लोगों को सेना में भर्ती की अनुमति दी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? जेम्स प्रिंसअप। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मेंस में यूपीपीसीएस के और यूपीपीसीएस के 2014 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। अशोक के स्तंभ लेख, वो हम लोगों ने शिलालेखों के बारे में देखा था। अब यहाँ पे देखिए स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और जो कि 6 विभिन्न स्थलों पे उत्कीर्ण कराए गए हैं। जैसे दिल्ली टोपरा प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था, और फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था, और इस पर अशोक ने 7 अभिलेख उत्कीर्ण कराए हैं। ठीक है, और दिल्ली मेरठ प्रारंभ में या मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया था। फिर है लौरिया अरराज, बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा, यह भी चंपारण में स्थित है। प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में रखा गया था, और यही वो प्रयाग
मतलब कौशाम्बी में जो स्थित था, अकबर द्वारा इलाहाबाद में जो लाया गया था, तो यही इसी प्रयाग स्तंभ लेख पे बाद में हरिशेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का जो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति, वो इसी प्रयाग स्तंभ लेख पे है। ठीक है, तो मौर्य शिलालेख के बारे में देखिए कब कब खोजा गया। शहबाजगढ़ी 1836 में खरोष्टी लिपि में है। मानसेहरा 1889 में खोज हुई है, खरोष्टी लिपि में है। गिरनार 1822 में ब्राह्मी लिपि में है। थौली 1837 में खोजा गया है, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, कालसी 1837 में खोजा गया, ब्राह्मी लिपि में है। देखिए ये सन तो बहुत कम पूछता है प्रश्न में, लिपि लेकिन पूछ देता है। ठीक है, जौगढ़ 1850 में खोजा गया, ब्राह्मी लिपि में है। सोपारा 1882 में खोजा गया, ब्राह्मी लिपि में है। और एरागुड़ी 1916 में ब्राह्मी लिपि में। तो ये देखिए इजिली याद रहेगा, क्योंकि खरोष्टी लिपि में अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, और ये प्रश्न हमेशा पूछता है। ठीक है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में मिले हुए शिलालेख है अशोक के। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये हमारे मौर्य साम्राज्य से कुछ प्रश्न थे, जो कि एग्जाम में इससे एक तो आप इन प्रश्नों से इतने सारे ये प्रश्न है कि एक प्रकार से हम लोग मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास जान सकते हैं। और उसके बाद इसके अलावा भी मैंने मौर्य साम्राज्य पे वीडियो बनाए हैं, उसके कला, समाज, प्रशासन, सारी चीजों के बारे में, तो वो भी देख लेंगे। और इसके बाद फिर ये भी प्रश्न भी अगर देख लेंगे तो एग्जाम में के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये आज के लिए ये इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।